हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना यूनिट फर्स्ट सर्किट एनालिसिस चल रहा था। यूनिट फर्स्ट सर्किट एनालिसिस। देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे, हमने पढ़ा कि ब्रांच क्या होती है, नोड पॉइंट्स क्या होते हैं, संधि यानी क्या होती है, लूप क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे लूप का विश्लेषण, लूप का हम एनालिसिस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। तो देखिएगा लूप विश्लेषण, लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण, लूप विश्लेषण, लूप एनालिसिस, लूप एनालिसिस। तो देखो बेटा, लूप का विश्लेषण हम क्यों करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किसी परिपथ में लूप में धारा और प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए, धारा और प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए लूप का विश्लेषण किया जाता है। लूप का विश्लेषण किया जाता है। अब देखिएगा बेटा, कोई भी अपना सर्किट है, कोई अपना परिपथ है, उसमें जितने भी लूप हैं, उन लूपों के अंतर्गत बहने वाली जो धारा है, फ्लो ऑफ करंट, और लगे जो इंपेडेंस यानी प्रतिरोध हैं, उनका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लूप का एनालिसिस करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। तो देखिएगा, हम एक सर्किट क्रिएट करते हैं। मैंने बोला ये अपनी बेटा एक क्या है, बैटरी। एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज कितनी है, E है। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कौन सा, पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिएगा, यहां पर एक प्रतिबाधा है अपनी Z1, एक प्रतिबाधा Z2, ये प्रतिबाधा यानी ये इंपेडेंस जो है वो Z3 इंपेडेंस, और ये इंपेडेंस कौन सी बेटा, Z4 इंपेडेंस है। कौन सी है, Z4। देखो बेटा, हमें पता है कि जो बैटरी होती है, जो बैटरी लगी है, इस बैटरी से जो करंट है, करंट बेटा नेगेटिव में एंटर करती है, यानी पॉजिटिव से पास आउट होती है, यानी बाहर निकलती है। करंट की ये डायरेक्शन है। तो मैंने क्या बोला बेटा, इससे बहने वाली जो करंट है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो प्लस से माइनस की ओर होती है। ये लूप कौन सा अपना, फर्स्ट। ये लूप कौन सा आपका, सेकंड। अब देखिएगा बेटा, ये आपका क्या है, नोड पॉइंट। हमने बताया था नोड पॉइंट क्या होते हैं बेटा, एक ऐसा बिंदु या एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो या दो से अधिक ब्रांचें जाकर मिलती हैं, क्या कहलाता है आपका, नोड पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड पॉइंट कहलाता है। अब देखिएगा बेटा, मैंने ये बोला इस बैटरी से I1 करंट आई, और I1 करंट Z1 इंपेडेंस यानी इस ब्रांच से होकर निकल रही है, और कहां आ रही है बेटा, इस नोड पॉइंट पर। ओके, तो देखो बेटा, हमारे किरचॉफ जी जो है वो क्या कहते हैं, किरचॉफ कहता है कि जब कोई करंट किसी नोड पॉइंट या संधि पर आती है, तो उस संधि से निकलने वाली जितनी भी शाखाएं हैं, उनके अंदर सभी शाखाओं में उनके प्रतिरोधों के अनुपात में डिवाइड हो जाती है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि I1 करंट इसके अंतर्गत Z1 ब्रांच से होकर आ रही है और नोड पॉइंट पर आ रही है, यानी I2 करंट मैं बोलता हूं कि मान लिया कि I2 करंट Z2 ब्रांच से होकर पास आउट हो रही है, तो इस ब्रांच के अंतर्गत कितनी करंट बची, I1 करंट आ रही है, I2 इसमें चली गई, इसमें कितनी बची, I1 माइनस
I2, कितनी करंट बची? I1 माइनस I2। तो देखो बेटा, सेमेस्टर सिस्टम वालों के और यूनिवर्सिटी सिस्टम वालों के दोनों के अंतर्गत सर्किट एनालिसिस है, ध्यान रख लेना इस चीज को। I1 माइनस I2 इसमें बची, या हम ये कह सकते हैं बेटा कि I1 जो करंट है वो लूप फर्स्ट के अंदर फ्लो हो रही है, लूप फर्स्ट में, यानी Z1 इंपेडेंस से होकर भी और Z3 इंपेडेंस से होकर भी। तो देखो I1 माइनस I2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कि ऊपर से करंट कितनी बेटा? I1, यानी Z3 जो ब्रांच है लूप फर्स्ट और लूप सेकंड दोनों लूप के लिए उभयनिष्ठ ब्रांच है, यानी कॉमन ब्रांच बोल सकते हैं इसे। अगर इस ब्रांच को मैं हटा दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पूरा एक लूप बन जाएगा। और इस ब्रांच से ये अलग अलग दो लूप बन जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो यानी हम कह सकते हैं बेटा, देखो I1 करंट Z1 से होकर जा रही है और Z3 से भी होकर जा रही है, लेकिन जो I2 है वो Z2 से, Z4 से, और देखो ऐसे 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 और नीचे से होकर ऊपर आ रही है। यानी हम बोल सकते हैं बेटा, अगर हम I1 की डायरेक्शन में चलते हैं तो I2 अपोजिट होगी, और I2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I1 I2 के अपोजिट होगी, ठीक है ना? हाँ, तो हम कह सकते हैं बेटा, देखिएगा, आपको बताया था मैंने, जो अपनी पिछली वीडियो है उसके अंदर डायरेक्शन बताई थी मैंने कि कैसे चलते हैं। तो लूप एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा लूप फर्स्ट में। लूप फर्स्ट में, तो लूप जो फर्स्ट है इसका एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। तो देखो बेटा, कहां से चलेंगे हम? नीचे से, यानी एंटर कहां हो रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल में। तो माइनस E, आ जाओ ऊपर, प्लस यहां इंपेडेंस कितनी है? Z1। I1 करंट इससे पास आउट हो रही है, तो कितना पोटेंशियल हुआ? V इज इक्वल टू Z1 I1, V इज इक्वल टू IR होता है। I कितनी है? I1, तो हम क्या बोल सकते हैं? Z1 I1 प्लस, आ जाओ नीचे, केवल लूप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, आ जाओ नीचे, तो इसके अंतर्गत करंट कितनी? I1 प्लस Z3 I1, लेकिन इस ब्रांच में I2 भी फ्लो हो रही है, तो I1 के अपोजिट कौन सी है? I2, इस वजह से क्या लेंगे? माइनस Z3 I2 बराबर 0। यानी बेटा मेरा कहने का मतलब है कि लूप फर्स्ट के अंतर्गत लूप फर्स्ट का विश्लेषण करेंगे। लूप फर्स्ट का विश्लेषण के अंदर हम बात कर रहे हैं, लूप फर्स्ट में हमारी I1 करंट फ्लो हो रही है, और इस करंट को फ्लो होने के लिए हम बोल रहे हैं कि I1 करंट Z1 और Z3 से पास आउट हो रही है, लेकिन Z3 जो ब्रांच है बेटा, ये लूप फर्स्ट और लूप सेकंड दोनों के लिए कॉमन ब्रांच है। इसमें ऊपर से I1 है जबकि I2 इसके नीचे से है, यानी Z3 में I1 और I2 दोनों फ्लो हो रही है। ओके बेटा? हाँ, अब इसको देखो, I1 मैं इसमें से I1 कॉमन ले लूं तो क्या हुआ? Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 I2 बराबर E, माइनस E को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिएगा बेटा, अब हम लूप सेकंड का विश्लेषण करेंगे। इसके अंदर ऐसे I2 करंट ऐसे फ्लो हो रही है हमारी। हाँ, तो लूप सेकंड के लिए देखो, Z2 I2 Z4 I2 Z3 I2। तो देखो, बोलो लूप सेकंड में के अंदर Z2 I2 प्लस Z4 I2 प्लस Z3 I2। अब देखो बेटा, इसके अंदर I1 भी फ्लो हो रही है, लेकिन I1 क्या है? ऊपर से है,
जब हम I2 की डायरेक्शन में चलेंगे तो I1 नेगेटिव होगा, जब I1 की डायरेक्शन में चलेंगे तो I2 नेगेटिव होगा। तो -Z3I1 बराबर 0। हम क्या बोल सकते हैं, देखो बेटा कॉमन लीजिए I2 कॉमन में आ रहा है सबसे, तो देखो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z3I1 बराबर 0। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो इसे इक्वेशन नंबर आप दे दो सेकंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और 2 को आप मैट्रिक्स में लिख दो। किस में लिखने पर, मैट्रिक्स में लिखने पर। तो देखिएगा बेटा, समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स में लिखने पर, मैट्रिक्स में लिखने पर, तो देखिए बेटा इक्वेशन फर्स्ट Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3, इधर कितना बेटा -Z3। ओके, अब देखिएगा नीचे इसमें इंपेडेंस कितना I1 का -Z3, I2 कितना Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, I1 I2 बराबर, और वोल्टेज यहां कितनी बेटा E और यहां कितना 0। तो देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया है। अब यहां से देखो बेटा, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसे हम डेल्टा जेड मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यानी इसकी टोटल इंपेडेंस, सर्किट की टोटल इंपेडेंस है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा जेड। ओके बेटा। हाँ अब देखिएगा बेटा, हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वन मैट्रिक्स, डेल्टा वन मैट्रिक्स। और डेल्टा वन मैट्रिक्स के लिए हम बोलते हैं बेटा, अगर हमें डेल्टा वन मैट्रिक्स निकालनी है तो जो फर्स्ट कॉलम है अपना, ये कौन सा है, करंट I1 का, और ये कॉलम किसका है, करंट I2 का। अगर हमें डेल वन कैलकुलेट करना है तो जो अपना डेल्टा जेड यानी कुल प्रतिबाधा, टोटल इंपेडेंस के फर्स्ट कॉलम को इसके वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दो, प्रतिस्थापित कर दो। यानी हम बोल सकते हैं Z1 प्लस Z3 माइनस Z3, फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर लो, हटा दो, इसकी जगह क्या कर दो E और 0, E0 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ये तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। यानी सेकंड कॉलम सेम रहेगा और फर्स्ट कॉलम को आप इसके E0 यानी जो वोल्टेज सोर्स वाली ये आपकी मैट्रिक्स है, इससे रिप्लेस, प्रतिस्थापित कर दो। ओके। हाँ, तो इसको सॉल्व करो, आप जानते हो बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो ही गया है। ओके। अब देखो बेटा, डेल्टा टू मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। डेल्टा टू मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये तो सेम रहेगा, Z1 प्लस Z3 और माइनस Z3, लेकिन सेकंड कॉलम को अब फिर से आप वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है। हाँ, सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई किया 0 माइनस, कोष्टक में E का माइनस Z3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस EZ3, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया बेटा, EZ3। ओके। हाँ, और डेल्टा जेड तो हमें पता ही है, डेल्टा जेड मैट्रिक्स अपनी है। डेल्टा जेड कैलकुलेट हो गया, डेल्टा वन कैलकुलेट हो गया, डेल्टा टू कैलकुलेट हो गया।
यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा, किसी परिपथ में धारा और प्रतिबाधा यानी करंट और इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए लूप का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो इंपेडेंस तो हमने निकाल ली है, डेल 1, डेल 2 और डेल्टा जेड। अब हमें करंट निकालनी है, तो करंट क्या कहती है बेटा, ध्यान से देखिएगा। करंट I1, और करंट I1 का वैल्यू होता है बेटा डेल्टा 1 अपॉन टोटल इंपेडेंस डेल्टा जेड। डेल 1 कितना बेटा, डेल 1 का वैल्यू हमें पता है, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 अपॉन टोटल इंपेडेंस डेल्टा जेड। इसी प्रकार करंट I2 क्या होगी बेटा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड होती है। ठीक है, डेल्टा 2 यानी क्या इंपेडेंस बेटा, EZ3 अपॉन डेल्टा जेड। तो हमने बेटा दोनों लूपों के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट है I1 और I2 दोनों कैलकुलेट कर ली है। इनकी टोटल इंपेडेंस भी हमने कैलकुलेट कर ली है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा जेड, और ये हो गई अपनी करंट I1 और I2। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा सभी। हाँ जी बेटा, देखिएगा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल फर्स्ट की हम बात करें, देखिएगा ये अपनी बैटरी है, मैंने बोल दिया 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बेटा, 6 वोल्ट की एक बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ये आपका 4 ओम का एक इंपेडेंस है, ये 3 ओम का इंपेडेंस है, ये 2 ओम का इंपेडेंस है, ये बेटा आपका 2 ओम का इंपेडेंस है। लूप फर्स्ट, लूप सेकंड। ओके बेटा, हाँ, तो इसमें ये बोलेगा इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट कितनी, I1, इस लूप में I2। तो यहां पर आपका ये बोलता है कि लूप में करंट I1 व I2 ज्ञात करो, कैलकुलेट करो। लूप फर्स्ट और लूप सेकंड में फ्लो होने वाली जो करंट है I1 और I2 कैलकुलेट करो। अब देखिएगा बेटा, हम बात करेंगे वही लूप फर्स्ट में। पहले हम लूप फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद लूप सेकंड का एनालिसिस करेंगे। तो देखो लूप फर्स्ट में चलो बेटा, इधर से कितना वोल्ट का है, 6 वोल्ट का, लेकिन आपकी डायरेक्शन चलने की कैसे है, ऐसे, यानी नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। कहीं आप लिख दो +6 तो -6 आएगा, -6। चलो इधर इसमें करंट कितनी, I1। तो देखो लूप फर्स्ट में I1 करंट है -6, ऊपर चलो +4I1, आ जाओ नीचे। इसमें करंट क्या बेटा, I1, लेकिन करंट I2 कैसे है, नीचे से है। ठीक है, यानी जो ये ब्रांच है, ये लूप फर्स्ट और लूप सेकंड दोनों के लिए कॉमन ब्रांच होती है, उभयनिष्ठ शाखा होती है, जिसमें करंट I1 और I2 दोनों फ्लो होती हैं। ठीक है ना? हाँ, तो देखो -6 +4I1 +2I1, लेकिन इसमें I2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो -2I2 बराबर 0। ओके, हाँ, तो देखो 4I1 2I1 कितने हुए, 6I1 -2I2 बराबर 6 को इधर ले जाओ, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा बेटा, लूप सेकंड के अंदर देखिए, चलो इधर से करंट I2, तो 3I2
प्लस 2i2 प्लस 2i2, लेकिन i2 के अपोजिट कौन सी है इस ब्रांच में? i1 भी है, तो माइनस 2i1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर, अभी रुको, तो देखो बेटा इसको हम बोल सकते हैं माइनस 2i1 प्लस 3i2, 2i2 और 2i2 कितने हो गए? 7i2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी इक्वेशन बेटा? इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को आप वही मैट्रिक्स में डिनोट कर दो। समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स में लिखने पर, मैट्रिक्स में लिखो i1 कितना बेटा? 6, i2 कितना? -2। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, i1 कितना? -2, i2 कितना? 7। i1 i2 बराबर, यहां पर देखो 6 और यहां पर कितना? 0। 6 और 0, जो कि आपकी वोल्टेज सोर्स वाली मैट्रिक्स कहलाती है। ये आपकी करंट की मैट्रिक्स है और ये आपकी टोटल इंपेडेंस डेल्टा जेड है। कितनी है बेटा? बोलो, डेल्टा जेड। 6 -2 और 7। तो देखो बेटा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसमें, जो आपने इक्वेशन क्रिएट की है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसके अंदर देखो ये कौन सा है आपका? Z11, Z12, Z21, Z22। अब देखो बेटा, Z11 कौन सी इंपेडेंस है आपकी? फर्स्ट लूप की इंपेडेंस है। Z22 कौन सी इंपेडेंस है आपकी? सेकंड लूप की इंपेडेंस है। जबकि Z12 और Z21 आपकी अन्योन्य इंपेडेंस है, ट्रांसफर इंपेडेंस है, यानी अन्योन्य प्रतिबाधा है। कौन सी है? अन्योन्य प्रतिबाधा। तो ध्यान देना बेटा, देखो Z12 और Z21 का मान हमेशा एक समान प्राप्त होता है। तो देखो, अगर आपका ये वैल्यू यहां पर देखो -2, यानी अगर इन दोनों का वैल्यू Z12 और Z21 का वैल्यू आपका सेम आता है, तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि आपने जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो समीकरण बनाई हैं वो एग्जैक्ट सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, ये डेल्टा जेड निकल गया अपना। तो डेल्टा जेड कितना हुआ बताओ? 7×42 माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हुआ बेटा? 38 ओम आपका डेल्टा जेड का वैल्यू है। डेल्टा जेड का वैल्यू कितना? 38 ओम। अब आप निकाल लिए डेल्टा 1 मैट्रिक्स। डेल्टा 1 मैंने आपको बताया, अभी जस्ट पीछे बताया है। डेल 1 कैसे निकालते हैं बोलो? जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसको वोल्टेज सोर्स वाले कॉलम से रिप्लेस कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, तो इसको आप हटा दीजिए, इसकी जगह क्या पुट कर दो? 6 और 0, और -2 और 7 तो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। -2 और 7 तो आपका सेम रहेगा। सॉल्व कर लो। 7×42 और इसका मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0। इसी प्रकार डेल्टा 2 मैट्रिक्स निकालो। तो डेल्टा 2 के लिए जो सेकंड कॉलम है आपकी इंपेडेंस का, इसको वोल्टेज सोर्स से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। 6 और -2 तो सेम रहेंगे, इसकी जगह क्या पुट कर दिया? 6 और 0। तो डेल्टा 2 कितना आया बताओ? इसका मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 6 दूनी 12, तो -12, तो माइनस प्लस यानी 12 ओम। तो डेल 1, डेल 2 और डेल्टा जेड सभी इंपेडेंस हमारे सामने आ गई है। हाँ, आप निकाल लीजिए बेटा आप करंट। करंट मैंने आपको बताया
करंट I1 क्या होता है, del 1 अपॉन डेल्टा जेड। del 1 का वैल्यू कितना बोलो बेटा, del 1 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 42 ओम, 42 अपॉन डेल्टा जेड का वैल्यू कितना है बेटा आपका 38। आप इनको कट कर लीजिए, 21 अपॉन 19 एम्पियर, 21/19 एम्पियर। अब आप इसी प्रकार I2 बताओ, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड बराबर डेल्टा 2 कितना है बताओ बेटा 12, 12/38 काटो बेटा 6 अपॉन 19 एम्पियर, 6/19 एम्पियर, ये आपका I2 का मान है। ठीक है बेटा, तो लूप फर्स्ट और लूप सेकंड में बहने वाली जो धारा है, फ्लो ऑफ करंट है, उनकी वैल्यू अपने पास निकल कर आ गई 21/19 और 6/19। अब देखो बेटा, मैं आपको एक शॉर्ट लेवल पर पता लगा सकता हूं, ये इक्वेशंस निकालने के बाद, ये तो इक्वेशन हम अभी निकालते हैं भाई, टोटल मेथड है, हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स आएगा और पहले आपको सर्किट देगा और कहेगा कि I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है ना, तो I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो बोलेगा, तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे कि अपना MSc एंट्रेंसेस वगैरह, IIT जैम वगैरह सभी के जो एग्जाम्स होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकालने का है। तो देखो मैंने क्या बताया, डेल्टा जेड, डायरेक्ट डेल्टा जेड निकालेंगे। ठीक है ना, तो डेल्टा जेड कैसे निकालते हैं, Z11 ये है, Z12 ये है, Z21 ये है और Z22 ये है। यानी Z11 देखो बेटा 4 और 2 6, Z11 यानी हम ये बोल सकते हैं बेटा ये आपके 1-1 टर्मिनल है और ये आपके 2-2 टर्मिनल है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके 1-1 टर्मिनल है, ये आपके 2-2 टर्मिनल है, और जबकि Z12 और Z21 का वैल्यू कितना है, ये है, यानी 2 ओम, ये इस लूप के लिए और इस लूप के लिए, यानी अन्योन्य, यानी ट्रांसफर इंपेडेंस है, अन्योन्य प्रतिबाधा है। ठीक है ना, तो 1-1 के लिए हम बात करेंगे तो 4 और 2 6। ठीक है, हाँ, Z22 कितना होगा 3 2 5 2 7, पुट कर दो डायरेक्ट, और आपका ट्रांसफर इंपेडेंस 2 और 2, लेकिन माइनस में लगाओ, क्योंकि जब हम I1 की डायरेक्शन में चलते हैं तो I2 नेगेटिव होता है, और I2 की डायरेक्शन में चलते हैं तो I1 की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, यानी अपोजिट होती है। तो देखो ये हमेशा नेगेटिव में आते हैं, -2 ठीक है बेटा, हाँ, तो डेल्टा जेड सीधा मल्टीप्लाई करके डेल्टा जेड निकाला, डेल्टा 1 फर्स्ट मैट्रिक्स को इसके वोल्टेज सोर्स वाले कॉलम से रिप्लेस करके del 1 और del 2 कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, और I1 क्या होता है आपका del 1 अपॉन डेल्टा जेड, और I2 क्या होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और जो भी प्रॉब्लम जो आती है आपकी, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल लीजिएगा।